तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का इमरोज मिल्की आईएएस एकेडमी में। हम लोग पाल वंश के इतिहास पे डिस्कशन कर रहे थे। पाल वंश के बाद हम लोगों ने सेन वंश के इतिहास पे चर्चा किया, उसे हम लोगों ने समझा और मैंने बताया था कि अब कश्मीर के इतिहास में हम लोग डिस्कशन करेंगे जो बेसिकली कल्हड़ की राजतरंगणी से जात होता है। यहाँ से भी इक्का दुक्का प्रश्न पूछ लेता है क्योंकि ये एक प्राचीन इतिहास का हिस्सा है और हम लोग कंप्लीटली जब सब कुछ पढ़ लिए हैं तो फिर एक चीज को क्यों छोड़े, कश्मीर के इतिहास को। तो इसको भी पढ़ करके हम लोग कंप्लीट प्राचीन इतिहास को समाप्त कर लेते हैं। तो कश्मीर के इतिहास की जब चर्चा की जाती है तो एक्चुअल में हमारे पास जो जानकारी उपलब्ध है वो कल्हड़ की राजतरंगणी से जानकारी प्राप्त होती है। कल्हड़ ने कश्मीर का प्राचीन इतिहास भी लिखा है। कल्हड़ की रचना है राजतरंगणी, राजाओं के तरंग। इसे कुल 8 तरंग यानी 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहले जो 3 तरंग है, शुरू के जो 3 तरंग है, तरंग 1, तरंग 2, तरंग 3, इसमें कश्मीर का प्राचीन इतिहास का उल्लेख राजतरंगणी कल्हड़ करता है। सॉरी, लेकिन कल्हड़ के ये शुरू के जो 3 तरंग हैं ये बहुत प्रामाणिक नहीं माने जाते। उसमें जो वर्णन किया गया है कल्हड़ के द्वारा वो बहुत प्रामाणिक नहीं माना जाता, क्योंकि उसमें तिथि और बाकी चीजों के जो सोर्स वगैरह है ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं किया है। लेकिन 3 तरंगों के बाद अगले जो तरंग शुरू होते हैं, चौथे से लेकर के 8वें तरंग तक, तो ये जो वर्णन किया गया है चौथे तरंग से लेकर के 8वें तरंग तक यानी कुल 5 तरंगों में, इसे ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। हालांकि पूर्णतः प्रमाणिक नहीं माना जाता, लेकिन ज्यादातर प्रमाणिक माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी घटनाओं का उल्लेख क्रम से और तिथि अनुसार उसने किया है। कहते हैं कि पूरे 8 तरंगों में कल्हड़ ने लगभग 8000 श्लोक के माध्यम से इन इतिहासों का वर्णन किया है गया है। और जो राजतरंगणी लिखी गई है कल्हड़ के द्वारा वो महाभारत शैली पे लिखी गई है। जैसे महाभारत लिखा गया है जिस शैली में, उसी शैली में कल्हड़ ने राजतरंगणी की रचना की। क्लियर यहाँ पे? तो आइए, अच्छा एक चीज और कल्हड़ को लेकर के बड़ी इंपॉर्टेंट, आप समझिए कि ये लगभग बातें हो रही है जो चल रहा है, ये ईस्वी 1100 ईस्वी के आसपास की ये रचना है कल्हड़ की राजतरंगणी। और कहते हैं कि भारत का पहला ऐसा ग्रंथ है जिसे ऐतिहासिक दृष्टि से सही माना जा सकता है, यानी कि जिस प्रकार से इतिहास लिखे जाने चाहिए उस दृष्टिकोण से यह भारत का पहला ऐसा ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें कल्हड़ ने शासकों के गुण अवगुण दोनों का उल्लेख किया है कि ये शासक अच्छा है बुरा है, उसके अच्छे चीज बुरे चीज दोनों चीजों का उल्लेख किया। लेकिन सामान्यतः जो इतिहास लिखने की परंपरा रही भारत में से अभिलेख वगैरह इतिहास इन द सेंस के जो चीजें लिखी गई वो प्रशंसा में लिखी गई। जैसे मैंने बताया था कि अभिलेख प्रशस्ति के रूप में होते थे, खूब प्रशंसाएं की जाती थी। तो ऐसे समय में शासक के बारे में पूरा अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कल्हड़ ने इन चीजों से यानी पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के अपने लेखन में निष्पक्षता को दिखाया है। इसी वजह से इसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है भारत का, कल्हड़ की राजतरंगणी को। उसमें फिर 3 वंशों का इतिहास है, छोटा सा इतिहास है, बहुत टाइम में ले लेगा हम लोग। आइए देख लेते हैं। तो हम लोग जानना है कश्मीर का इतिहास। कश्मीर का इतिहास देखिए, सोर्स क्या है इसका? स्रोत है अपने कल्हड़ की राजतरंगणी, सॉरी कल्हड़ साहब है और रहेगा यहाँ पे कल्हड़ की राजतरंगिणी, कल्हड़ की राजतरंगिणी। अच्छा, कल्हड़ का जो पिता था, ध्यान रखिए, कल्हड़ का जो पिता था इनका नाम था चंपक। ये कश्मीर का जो शासक था लोहार वंश का हर्ष का मंत्री और कल्हड़ इसी हर्ष का आश्रित कवि था हर्ष का। अब सवाल उठता है क्या कल्हड़ भी किसी राजपद पे था या नहीं था? जैसे कि उसके पिता तो राजपद थे, मंत्री थे, तो इसकी जानकारी नहीं मिलता है कि कल्हड़ स्वयं कोई मंत्री था या नहीं, यह जानकारी नहीं मिलता। स्वयं किसी राजपद पे था या नहीं, यह जानकारी नहीं मिलता। राजपद पर था या नहीं, ऐसी जानकारी नहीं मिलती है। देखिए राजतरंगणी, इस राजतरंगणी को कल्हड़ ने 8 तरंगों में बांटा है। 8 तरंग है इसमें, यानी कुल 8 भाग है। 8 भाग में तरंग संख्या 1, 2 और 3, इन तरंगों में कश्मीर का प्राचीन इतिहास दिया है। कश्मीर का प्राचीन इतिहास का वर्णन है, इतिहास का वर्णन करता है कौन? कल्हड़।
और कहते हैं कि अगला तरंग संख्या 4, 5 और 6, इसमें 2 वंशों के इतिहास का वर्णन है, कारकोट वंश एवं उत्पल वंश। उत्पल वंश तरंग संख्या 4, 5, 6 में कारकोट और उत्पल वंश का इतिहास, और तरंग संख्या क्या बचा 7 और 8, इसमें लोहार वंश का इतिहास वर्णित है। लोहार वंश का इतिहास वर्णित है, ध्यान रखें। अगर इन तरंगों की हम लोग बात करें तो कहते हैं कि इन तरंगों में जो शुरू के 3 तरंग हैं, जो कश्मीर का प्राचीन इतिहास जो वर्णित करता है कल्हड़, ये प्रमाणिक नहीं है, प्रमाणिक नहीं माना जाता। लेकिन जो इधर के तरंग हैं, इसके 4 से लेकर के 8 तक के जो तरंग हैं, यानी तरंग 4 से 8 तक, 4 से 8 तक कुल 5 तरंग, ये ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है, ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। प्रमाणिक है किसके मुकाबले? तरंग संख्या इनके। हालांकि पूर्णतः प्रमाणित नहीं कर सकते, कंप्लीटली प्रमाणिक है, लेकिन प्रथम 3 तरंगों के मुकाबले इन्हें ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। कहते हैं कि इन सभी तरंगों को बनाने में, यानी जितना जो लिखा गया, सॉरी बनाने में नहीं, लिखने में 8000, लगभग 8000 श्लोकों में लिखा गया है, लगभग 8000 श्लोक है। श्लोक क्यों? क्योंकि लेखन शैली श्लोकों के माध्यम से की गई है। लेखन आधार क्या है? महाभारत शैली, ध्यान रखिएगा, महाभारत शैली। तो रास तरंगड़ी किस शैली में लिखा गया है? महाभारत शैली में लिखा गया है। प्रश्न भी पूछता है, और लगभग 8000 श्लोकों में इसका वर्णन है। रास तरंगड़ी का जो मुख्य खासियत है, यूं कहिए कि कल्हड़ के वर्णन की मुख्य विशेषता क्या है? कल्हड़ के वर्णन की मुख्य विशेषता, जो मुख्य विशेषता है, निष्पक्षता। निष्पक्ष होकर के इसने लिखा है। शासकों के गुण अवगुण, शासकों के गुण अवगुण दोनों का उल्लेख है, क्या उनके गुण हैं, क्या उनके अवगुण हैं। तीसरा, सरकारी कर्मचारियों के या पदाधिकारी कर लीजिए, सरकारी पदाधिकारियों के भ्रष्टाचार का वर्णन है, भ्रष्टाचार का वर्णन है। यही कारण है कि इस रचना को भारत का पहला ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें इतिहास लेखन का सफल प्रयास किया गया है। इतिहास लेखन का सफल प्रयास किया गया है। दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान रखें। जय सिंह के शासनकाल में यह समाप्त हो जाता है। जब कल्हड़ शुरू करता है, जय सिंह के शासनकाल तक लिखता है। जो 8वां तरंग है लास्ट, तो जय सिंह के शासनकाल तक यह तरंग समाप्त होता है। ध्यान रखें, 8वां जो तरंग है लास्ट वाला, जय सिंह के शासनकाल तक इसके बाद समाप्त हो जाता है। क्लियर है? तो रास तरंगड़ी को लेकर के प्रश्न खूब पूछता है। कल्हड़ के बारे में भी प्रश्न पूछ लेता है। उसके पिता का नाम भी एक बार पूछा गया था, चंपक, या नाम याद रखिएगा, हर्ष के दरबार में, और ये हर्ष का आश्रित कवि माना जाता है जय सिंह को, जो है कि कल्हड़ को। अब आते हैं, देखिए, जब हम लोग कश्मीर की बात करते हैं तो आपको पता है कि मौर्य काल, जो कश्मीर है, थोड़ा सा देखिए कश्मीर, देखिए मौर्य काल में यह अशोक के साम्राज्य का अंग था।
अशोक के साम्राज्य का अंग था, साम्राज्य का अंग था। और आपको पता है कि अशोक ने यहाँ पे श्रीनगर नामक नगर बसाया था, श्रीनगर की स्थापना की थी, श्रीनगर की स्थापना की थी। और अशोक का पुत्र था जालौक, याद है आपको? जालौक ने यहाँ पे हिंदू सभ्यता का प्रसार किया था, प्रसार किया था। इसी को जाता है श्रेय, जालौक को ही जाता है कश्मीर में हिंदू सभ्यता के प्रसार करने का। तो अशोक के काल में तो था ये यहाँ पे। इसके बाद दूसरा कुषाणों के काल में भी यहाँ कुषाणों के निधि में था। कुषाण साम्राज्य का भी प्रांत था ये, कुषाण साम्राज्य का एक प्रांत था। आपको पता है कुंडल वन में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। कुंडल वन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। तो कुंडल वन में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। कुंडल वन में चौथी बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था, बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था। इसके बाद मिहिर कुल जो हूण था, मिहिर कुल ने बालादित्य से पराजित होने के बाद कश्मीर में शरण लिया था, कश्मीर में शरण लिया था। और वहां जाता है, लूट मार करना शुरू कर देता है। ये मिहिर कुल हूण आक्रमणकारी था, हूण था ये। बालादित्य से पराजित होता है, पराजित होने के बाद जाता है कश्मीर में, वहां का राजा उनको शरण देता है। कौन सा राजा था नाम उल्लेख नहीं मिलता है। वो शरण देने के बाद उसी राजा का काम सफाया करना शुरू कर देता है, वहीं पे जाकर के मारकाट शुरू कर देता है। कौन? मिहिर कुल। लेकिन कहते हैं कि हर्ष गुप्तोत्तर काल में हर्ष के साम्राज्य का अंग नहीं था। ये प्रश्न पूछता है, हर्ष के साम्राज्य का अंग नहीं था ये। कौन? हर्ष, हर्षवर्धन साम्राज्य का अंग नहीं था कश्मीर, अंग नहीं था। इतनी जानकारियां ध्यान रखें कश्मीर को लेकर। अब आइए, पहला जो राजवंश यहां पे बनता है कारकोट राजवंश, कारकोट वंश। कहते हैं इसकी जो स्थापना किया था कारकोट वंश का, उसका नाम था दुर्लभ वर्धन। इसने 36 वर्षों तक शासन किया, 36 वर्षों तक शासन किया। और राज तंगीर में दिया गया था कारकोट वंश से पहले कश्मीर में एक वंश था जिसका नाम था गोवंश, गोनंद वंश, गोनंद वंश। इसका शासन था कारकोट वंश से पहले। और गोनंद वंश का जो अंतिम शासक था, उसका नाम था बालादित्य। उसका नाम था बालादित्य, बालादित्य। अगर कभी पूछे कि कारकोट वंश से पहले किस वंश का शासक था, तो गोनंद वंश का। बस ये जाने के अंतिम शासक भी याद रखिएगा बालादित्य। देखिए कौन शासक बनता है? दुर्लभ वर्धन इसका नाम है, 36 वर्षों शासन करता है। दुर्लभ वर्धन के बाद अगला जो शासक बनता है उसका नाम है दुर्लभक, दुर्लभक। और इसे प्रतापादित्य कहा जाता है, उपाधि धारण करता है प्रतापादित्य का। और यह प्रतापपुर नगर की स्थापना भी करता है कश्मीर में, प्रतापपुर नगर की स्थापना करता है। कहां पे? कश्मीर में। दुर्लभ वर्धन, दुर्लभक, दुर्लभक को बोला जाता है प्रतापादित्य, उपाधि धारण करता है प्रतापादित्य का ये। और प्रतापपुर नगर की स्थापना करता है। इसके 3 पुत्र थे, ध्यान रखिएगा। दुर्लभक के 3 पुत्र थे, इसके 3 पुत्र। एक का नाम था चंद्रापीड, चंद्रापीड। दूसरा का नाम था तारापीड और तीसरा का नाम था मुक्तापीड। ध्यान रखिए, चंद्रापीड को कहा गया वज्रादित्य। क्लियर? ये नाम कई बार चंद्रापीड न देकर के वज्रादित्य दे देगा, तो भुलाना नहीं। वज्रादित्य बोला जाता है चंद्रापीड को। और तारापीड को बोला जाता है उदयादित्य, उदयादित्य। और मुक्तापीड को बोला जाता है ललितादित्य। ध्यान रखिएगा, ललितादित्य। ये जो दुर्लभक है ये 50 वर्षों तक शासन करता है।
इसके बाद इसका पुत्र बनता है शासक, ये चंद्रापीड वज्रादित्य शासक बनता है। इसके बाद दुर्लभ वर्धन के बाद 50 वर्षों तक शासन करता है। फिर चंद्रापीड वज्रादित्य ये सीधा साधा शासक था, सीधा शासक था, शरीफ शासक इसे बोल सकते हैं। 9 वर्षों तक शासन करता है, उसके बाद मृत्यु हो जाती है। 9 वर्षों के बाद मृत्यु हो जाती है। इसके बाद उदयापीड तारापीड उदयादित्य शासन करता है, ध्यान रखिएगा। और तारापीड उदयादित्य जो था वो सीधा साधा नहीं था, यह क्रूर शासक था, यह क्रूर एवं हत्यारा शासक था, निर्दयी शासक था, निर्दयी शासक था। और यह 4 वर्ष तक शासन करता है, 4 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है, 4 वर्ष बाद मृत्यु हो जाती है। इसके बाद ललितादित्य मुक्तापीड शासन करने के लिए आता है। यह इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था, शक्तिशाली शासक था, साम्राज्यवादी शासक था, साम्राज्य विस्तार में इसका साम्राज्यवादी शासक था। इसने तिब्बतियों को पराजित किया था, तिब्बतियों को पराजित किया था, ध्यान रखिएगा, पूछता है तिब्बतियों को पराजित करने वाला शासक ललितादित्य मुक्तापीड, तिब्बतियों को पराजित किया। कहते हैं कि इसने 733 ईस्वी में चीन में दूत भेजा था, चीन में दूत मंडल भेजा, दूत मंडल भेजा। और इसकी एक महत्वपूर्ण सफलता थी, कन्नौज नरेश यशोवर्मन को पराजित किया था, यशोवर्मन को पराजित किया था, पराजित किया। न केवल यशोवर्मन को पराजित किया बल्कि वो बंगाल उड़ीसा होते हुए बहुत दूर तक पहुंच जाता है कि बंगाल की खाड़ी होते हुए कलिंग पहुंच जाता है, कलिंग पहुंचा। गौड़ नरेश इसकी अधीनता को स्वीकार कर लिया। हालांकि ये बहुत प्रामाणिक नहीं माना जाता, कई सारे इतिहासकार इस पर प्रश्न लगाते हैं, लेकिन माना जाता है कि ये एक साम्राज्यवादी शासक था, इसकी अधीनता। गौड़ नरेश कौन? वही बंगाल के जो गौड़ थे, पाल, अधीनता को स्वीकार कर लिए, स्वीकार कर लिए। इसके बाद बोलते हैं कि यह कर्नाटक तक पहुंच गया था, कर्नाटक तक पहुंच गया। और बोलते हैं कि इसने अरबों को भी पराजित किया, अरबों को भी पराजित किया। तो एक साम्राज्यवादी शासक था। कहते हैं कि यह महान निर्माता भी था, साम्राज्य। इसका एक निर्माण कार्य है, इसने मारतंड मंदिर का निर्माण करवाया है कश्मीर में। मारतंड मंदिर जो एक सूर्य मंदिर है, सूर्य मंदिर है, इसी के द्वारा बनवाया गया था। तो कारकोट वंश में देखा जाए तो हम लोग क्या देखना है, पहले तो ये 3 शासकों के बारे में आपको जान लेना है अच्छे तरीके से। इस नाम को मत भूलिएगा, कई बार क्या होता है मिलाने के लिए दे देगा, चंद्रापीड, तारापीड, मुक्तापीड और दे देगा नीचे ललितादित्य, उदयादित्य और वज्रादित्य। तो ऐसे मिलाने के लिए आ जाएगा कि किसका मेल सही है, तो ये याद रखिएगा। और ज्यादा चीजें मुक्तापीड, ललितादित्य के बारे में आपको ध्यान रखना। इसके बाद एक शासक और बनता है, इस वंश का बोलते हैं कि अंतिम शासक था, जिसका नाम था जयापीड विनयादित्य। अंतिम शासक है इस वंश का, अंतिम शासक कौन था? जयापीड विनयादित्य, विनयादित्य। इसके दरबार में कुछ विद्वान लगते थे, जैसे कि उदय भट्ट और क्षीर नामक विद्वान रहते थे, और यह क्रूर शासक था, यह भी क्रूर शासक था। और 810 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, 810 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। यहीं से कारकोट वंश समाप्त हो जाता है। कारकोट वंश के बाद अगला जो वंश होता है वो उत्पल वंश, उत्पल वंश की स्थापना होती है। ठीक, तो कारकोट वंश में मुक्तापीड, ललितादित्य, वेरी इंपॉर्टेंट, खूब प्रश्न पूछता है ललितादित्य को लेकर के। उत्पल वंश का जो स्थापना किया,
उसका नाम था अवंतीवर्मन। अवंतीवर्मन बहुत महत्वपूर्ण शासक है ये। इसका एक अभियंता था, इंजीनियर था, ध्यान रखिए, इसका नाम था सुई। इसका एक अभियंता था, इसका नाम था सु, आधा या फिर पूरा है, अब जो भी पढ़ना है इसको पढ़ लीजिए, सुई। और कहते हैं कि इस अभियंता की सहायता से इसने कश्मीर में नहरें निकलवा दी कृषि के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट काम इसका माना जाता है कि कृषि के उन्नति के लिए सिंचाई की उत्तम व्यवस्था किया। सिंचाई की उत्तम व्यवस्था करता है, उत्तम व्यवस्था करता है, ध्यान रखिए, नहरें निकलवा देता है, तालाब बनवाता है, कई काम करता है सिंचाई के लिए। तो कई बार अभियंता का नाम पूछ देता है, इसलिए मैंने यहां लिखा था सुई, ध्यान रखिएगा, अवंतीवर्मन इस संस्थापक शासक था। इसके बाद इसने क्या नाम है कि एक नगर बसाया था अवंतीपुरम, अवंतीपुर नामक नगर बसाया कश्मीर में। इसके बाद शासक बनता है जिसका नाम था शंकर वर्मन। ये कहा जाता है कि इसने जनता के ऊपर बहुत टैक्स लगा दिया था, जनता पर भारी कर लगा दिया, भारी कर लगा दिया, इसीलिए इसे भी क्रूर और निर्दयी शासक माना जाता है। इसके बाद एक शासक बनता है गोपाल वर्मन। गोपाल वर्मन बहुत ही दुर्बल शासक था और इसी का फायदा उठा करके एक विद्वान था, यशस्कर नामक विद्वान था, वह कुछ समय के लिए शासन सत्ता काबिज कर लेता है उत्पल वंश के बीच में, ध्यान रखिएगा। इसी दुर्बलता का फायदा उठा करके यशस्कर नामक विद्वान कुछ समय के लिए शासन को संभाल लिया। यशस्कर विद्वान ये नॉर्मल कुल में, ऐसा नहीं कि राजघराने का व्यक्ति था, राजघराने से बाहर का व्यक्ति था। इसके बाद एक शासक बनता है यशस्कर के बाद क्षेमेंद्र गुप्त। क्षेमेंद्र गुप्त राजा बना। यह भी कमजोर शासक था, इस वंश का कमजोर शासक था, ध्यान रखिएगा, कमजोर शासक था। लेकिन इसका जो विवाह हुआ था, इसका विवाह हुआ लोहार वंश की राजकुमारी, लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से होता है। किससे होता है? लोहार वंश की राजकुमारी दिद्दा से इसका विवाह होता है। कमजोर शासक था। अब दिद्दा पूरी शासन सत्ता को अपने हाथ में ले लेती है और कहा जाता है कि इसने दिद्दा ने जो फैली हुई अव्यवस्था थी उन सब चीजों पे कंट्रोल किया। लेकिन माना जाता था कि दिद्दा थी ये उल्टा प्रकार की शासिका थी, यानी इसके व्यवहार, इसके चरित्र बहुत अच्छा नहीं था इसका, दिद्दा का। थोड़ा सा लिख लीजिए यहीं पे दिद्दा को लेकर के, देखिए दिद्दा से इसकी शादी होती है और दिद्दा क्या थी? इसने कश्मीर में फैली अव्यवस्था को समाप्त किया और शांति स्थापित किया। लंबे समय तक शासन करती है, 50 वर्षों तक। इसके सिक्के भी इससे निकाले, सिक्कों पे भी नाम मिलता है दिद्दा का, सिक्कों पर भी इसका नाम मिलता है, सिक्कों पर भी इसका नाम मिलता है। लेकिन कहते हैं कि इसका नैतिक रूप से गिरी हुई थी, नैतिक रूप से गिरी हुई थी। दुराचारी इसको बढ़ाता है कि दुराचारी शासक थी, दुराचारी महिला थी। यानी लंबे समय तक शासन किया, लेकिन इसके बारे में बहुत सारी बातें निकल करके आती हैं कि ये महिला सही नहीं थी, दुराचारी थी, इसका नैतिक स्तर गिरा हुआ था। हालांकि ये मारी नहीं जाती, इसकी स्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। तो दिद्दा की मृत्यु के बाद इसका भतीजा
ध्यान रखिए, इसका भतीजा संग्राम राज शासक बना। पिता की जो मृत्यु हुई थी लगभग 1003 ईस्वी में हो गई थी इसकी मृत्यु। इसका भतीजा बन गया शासक संग्राम राज। जब संग्राम राज इसका भतीजा शासक बना तो इसी संग्राम राज ने एक नए राजवंश की स्थापना कर दी, लोहार राजवंश की। तो अगला जो वंश आता है हमारे सामने कश्मीर में वो आता है लोहार वंश, लोहार राजवंश। तो कौन हुआ संस्थापक इसका? संग्राम राज, संग्राम राज हुआ। कहा जाता है कि संग्राम राज का एक मंत्री था जिसका नाम था तुंड, तुंड नाम था। कई जगह तुंग भी लिख करके आता है, तुंग। तो संग्राम राज ने तुंग को भेजा था भटिंडा के शाही शासक के पास, भटिंडा के शाही शासक के पास, शाही शासक के पास। किस लिए? भटिंडा के शाही शासक के पास भेजा था इनका साथ देने के लिए। किसके विरुद्ध? किसके विरुद्ध? महमूद गजनवी के विरुद्ध, गजनवी के विरुद्ध। प्रश्न पूछता है कि संग्राम राज ने किससे भेजा था, किसके खिलाफ भेजा था? महमूद गजनवी। किसे भेजा था? अपने मंत्री तुंग या तुंड को भेजा था। हालांकि सफलता नहीं मिली थी लेकिन इसने भेजा था। इसके बाद क्या होता है? शासक बनता है अगला जिसका नाम था अनंत। संग्राम राज के बाद अगला शासक बनता है अनंत। अगला शासक अनंत बना, अनंत। इसकी पत्नी थी जिसका नाम था सूर्यमती, सूर्यमती। प्रशासन में इसका साथ देती थी, प्रशासन में योगदान। फिर अनंत के बाद अगला शासक बनता है जिसका नाम था कलश। इसके बारे में इसको कोई उपलब्धि नहीं। कलश के बाद अगला शासक बनता है हर्ष। मैंने बताया हर्ष। तो कल्हड़ का पिता हर्ष, सॉरी कल्हड़ का पिता चंपक, कल्हड़ का पिता चंपक इसी के दरबार में मंत्री था, इसी का मंत्री। और कल्हड़ हर्ष का आश्रित कवि था, आश्रित कवि कल्हड़ था, कल्हड़ था। ध्यान रखिए। अब सवाल उठता है हर्ष कैसा शासक था? तो कहते हैं कि इसे हर्ष को कश्मीर का नीरो कहा जाता है, कश्मीर का नीरो कहा जाता है। ये अपने विलासता में मस्त रहता था, जनता मर रही है उससे कोई लेना देना नहीं था। अकाल पड़ गया उसके बाद भी टैक्स लगा देना, कर वसूल लेना जबरदस्ती जनता से। नहीं कहते हैं ना कि मरते हुए लोगों का भी खून चूस लेना। हर्ष उस टाइप का था, अपने विलासता में मस्त था, अपना जीवन बिल्कुल सुखी होना चाहिए, प्रजा जिस भी स्थिति में उससे मतलब न रहे। और यही वजह था कि कश्मीर की जनता इसके समय उठ चुकी थी और उच्छल और सुस्सल नामक दो भाइयों ने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया था, हर्ष के खिलाफ। ध्यान रखिए, कहते हैं क्या? कश्मीर का नीरू। नीरू मतलब विलासता पूर्वक जीवन, जनता का परवाह किए बिना विलासता पूर्वक जीवन, जनता का परवाह किए बिना विलासता पूर्वक जीवन जीना, विलासिता पूर्वक जीवन जीना, जनता पर भारी टैक्स लगाना, भारी टैक्स लगाना, टैक्स लगाना वो भी कब? टैक्स लगाना कब? अकाल पड़ने पर भी, अकाल पड़ने पर भी, पड़ने पर भी। और टैक्स सिर्फ लगाना नहीं बल्कि टैक्स को, कर को बलपूर्वक वसूलना, बलपूर्वक वसूलना। ध्यान रखें। इसीलिए इसे कश्मीर का नीरो, ये भी प्रश्न पूछता है, कश्मीर का नीरो किसे बोलते हैं? हर्ष को बोला जाता है। अब आइए देखिए, जनता क्या थी? जनता त्रस्त थी,
जनता त्रस्त थी। अतः दो भाई जिनका नाम था उच्छल और सुसल ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह करके हर्ष की हत्या कर दी। हर्ष की हत्या कर दी। न केवल हर्ष बल्कि उसके पुत्र की भी हत्या कर दी थी। 1101 ईस्वी की बात है। 1101 ईस्वी 1101 ईस्वी की बात है। इसके बाद कश्मीर में लगातार षड्यंत्रों का ही जो एक इतिहास चलता रहा और कुछ नाम मिलते हैं और जैसे उच्छल सुसल के बाद कुछ और नाम मिलते हैं, जैसे कि भिक्षाचर नाम का एक शासक मिलता है और एक नाम मिलता है जय सिंह। जय सिंह नाम मिलता है और कहते हैं कि जय सिंह इस वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक था। यह 1128 से 1155 ईस्वी तक शासन करता है। ईस्वी तक शासन करता है और राज तरंगिणी का जो विवरण है यही जय सिंह से समाप्त हो जाता है। राज तरंगिणी का विवरण जय सिंह से समाप्त। राज तरंगिणी का विवरण जय सिंह से समाप्त। जय सिंह समाप्त हो गए। फिर बाद में से यहाँ पे मुस्लिम राजवंशों की स्थापना हो गई थी, तो उससे हम लोगों को पता नहीं। तो ये तो हो गया कश्मीर का इतिहास। अच्छा, राज तरंगिणी को लेकर के देखिए, राज तरंगिणी कश्मीर के इतिहास को देखा जाए तो राज तरंगिणी और उसके अलावा और भी कई राज तरंगिणी है, जैसे राज तरंगिणी प्रथम, राज तरंगिणी द्वितीय, राज तरंगिणी तृतीय, राज तरंगिणी चतुर्थी पढ़ा जाता है। तो कश्मीर के इतिहास जानने का जो स्रोत है हमारे पास, कश्मीर के इतिहास का जो स्रोत है, ठीक है ना, देखिए एक तो हो गया राज तरंगिणी नंबर 1, जिसे राज तरंगिणी प्रथम बोलते हैं। तरंगिणी जो कल्हड़ की रचना है, इसे राज तरंगिणी प्रथम बोला जाता है। इसका जो अंग्रेजी अनुवाद किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ऑरेल स्टीन के द्वारा किया गया। ऑरेल स्टीन ने किया है। एक है दूसरा राज तरंगिणी द्वितीय। राज तरंगिणी द्वितीय ये लिखा गया है जॉन राज के द्वारा। इसके अलावा है राज तरंगिणी तृतीय। राज तरंगिणी तृतीय इसी को आगे बढ़ाया गया है, ये लिखा गया है श्रीवर के द्वारा। एक है राज तरंगिणी चतुर्थ, ये कश्मीर के इतिहास जानने का स्रोत है, ध्यान रखिएगा। राज तरंगिणी चतुर्थ ये लिखा गया है राजावली परीक नाम से लिखा गया है। किसने लिखा है? प्रजाभट्ट। प्रजाभट्ट ने लिखा है। जो राज तरंगिणी द्वितीय है ना, ये जैनुल आबिदीन के आदेश पर लिखा गया था, जो कश्मीर का मुस्लिम शासक है, जैनुल आबिदीन आबिदीन की आज्ञा से। ठीक, तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। ये यहाँ से सारी चीजें समाप्त होती है हम लोगों का। अब कुछ आप लोगों को इंटरेस्टेड चीज़ें मिलेंगी, मज़ेदार चीज़ें, पब्लिकली तो इंतज़ार करिए। बाकी आप लोगों को जोड़िए जो आपके दोस्त यार हैं, और आप चाहें तो इतिहास के पूरा एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप कंप्लीटली प्राप्त करना चाहते हैं, शुरू से लेकर के लगभग 160 से ज़्यादा लेक्चर मिलेंगे आपको, तो आप हमें पेड ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। मिनिमम फी में आपको मिल जाएगा एंशिएंट हिस्ट्री 1400-1500 रुपये में। और इसके अलावा आप चाहें तो मॉडर्न हिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिवल हिस्ट्री ज्वाइन कर सकते हैं, आर्ट एंड कल्चर, कला एवं संस्कृति, जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षक दृष्टिकोण से अभी चल रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आज़ादी के बाद भारत में मैंने अभी 65 लेक्चर तक पढ़ाया है, उसमें अभी और भी लेक्चर जाएगा, तो अभी उसको मैंने रोका हुआ है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कला एवं संस्कृति समाप्त करने के बाद हम लोग शुरू करेंगे विश्व इतिहास, जो पेड ग्रुप में रहेगा, आप पढ़ लेंगे। इसके अलावा अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आप इतिहास के अलावा भूगोल, फिजिकल और इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और इंडियन इकोनॉमी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं।